नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे इस खास प्रोग्राम में अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि तक। जिन लोगों ने कुछ संकल्प किया बचपन में या बड़े होकर भी और वो सिद्धि तक पहुंचे, उन्होंने अपनी मंजिल हासिल की और किन कठिनाइयों से बढ़कर आगे निकलकर उन्होंने उसको पाया है, किस तरह से उन्होंने उन्होंने ज़िंदगी का अनुभव किया है और वो किस तरह से हमारे प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व से हम इस खास प्रोग्राम में मिलते हैं और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ एक खास व्यक्ति हैं जो कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत तो है ही, हम आप सबको भी उन्हें सुनकर और उन्हें जानकर बहुत सारी प्रेरणा मिलने वाली है और बहुत आनंद भी आने वाला है। तो मैं स्वागत करती हूँ माधव कौशिक जी का। माधव कौशिक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इसके साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर अमरनाथ अमर जी, जो कि माधव कौशिक जी के बहुत ही करीब रहे हैं, छोटे भाई की तरह रहे हैं और अमर जी का स्वागत इसलिए भी है कि उन्होंने मुझे माधव कौशिक जैसे बड़े भाई से मिलवा दिया है। तो आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है और चूँकि माधव कौशिक जी आप लोगों के लिए शायद कुछ लोगों के लिए अपरिचित हो, हालाँकि ये अपरिचित नाम नहीं है। हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य नहीं, सिर्फ साहित्य अकादमी जो दिल्ली की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो 24 भाषाओं के लिए काम करती है, भारतीय 24 भाषाओं के लिए, उस विभाग में आप उपाध्यक्ष हैं। ये तो आपका परिचय था, जो आप करते हैं, लेकिन इससे अलग आप वरिष्ठ कवि और साहित्यकार हैं और इन्होंने जब अपना परिचय मुझे भेजा है, तो मैं देख रही हूँ कि गज़ल संग्रहों को मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगेगा शायद मुझे 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे इतने सारे संग्रह लिखने के लिए। तो 16 गज़ल संग्रह जो यहाँ मुझे दिख रही हैं और उसके अलावा इतने सारे सम्मान, इतनी सारी उपाधियाँ और अलग-अलग विश्वविद्यालयों से अलग-अलग विषयों पर पीएचडी करना और लोगों को पीएचडी कराना, शोध ग्रंथों में लोगों की मदद करना और उसके साथ-साथ भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी करना, जैसे संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, उड़िया, इसमें इनके अनुवाद भी हैं और इनकी एक पुस्तक है खंड काव्य लौट आओ पार्थ, उसका पंजाबी में अनुवाद हुआ है। कविता संग्रह कैंडल मार्च का पंजाबी और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। तो क्या आप पंजाबी हैं? मुझे बीच में एक नमस्कार। सवाल करना पड़ गया। कोई नहीं, कोई नहीं। मैं भी आभारी हूँ इंदु जी का और भाई अमरनाथ अमर जी का, जिन्होंने इस मानस परिवार से जुड़ने का मुझे अवसर प्रदान किया। और सही बात तो ये है कि एक तरह से जब एक ही वेवलेंथ के लोग मिलते हैं तो ज़्यादा प्रसन्नता होती है। बिल्कुल तो सही। लिखने पढ़ने वालों में अब बीच में सवाल किया इंदु जी ने, मैं पंजाबी तो नहीं हूँ लेकिन पंजाब में रहा हूँ। अब 40-42 साल से चंडीगढ़ में हूँ। तो हरियाणा और पंजाब दोनों पहले एक ही थे, जब हम पैदा हुए एक ही थे। फिर जी, 66 में ट्राइफरकेशन हुआ, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये तीनों अलग-अलग हुए। तो एक तरह से पंजाबी ना होते हुए भी वो जो पंजाबी कल्चर की एक भावना है, बड़े खुले मन के लोग होते हैं, जी, उदार होते हैं। जी, वैसे मैं भिवानी से हूँ, हरियाणा से। जी, लेकिन कोई 1980 में मैं चंडीगढ़ आ गया था और तब से यही हूँ। तो एक तरह से हिंदी और पंजाबी दोनों सहभाषा तो है ही है, सगी बहनों जैसी भी हैं। जी। इनमें कोई खास विशेष अंतर नहीं है सिवाय इसके कि थोड़ा-सा लिपि का अंतर है और थोड़ा-सा बोलने के टोन का अंतर है, लबो लहज़ा थोड़ा-सा अलग है, बाकी सब एक ही है। जी, तो मैं देख रही हूँ कि आपकी रचनाओं का अनुवाद बहुत सारी भाषाओं में हुआ है और आपने बता ही दिया आप हरियाणा भिवानी के हैं। आपने एमए हिंदी से किया है, बीएड किया है और स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा भी किया है और साहित्य वाचस्पति भी किया है। आपका बहुत सारा परिचय अगर पढ़ूँगी तो आपसे बात करने का लोभ जो है ना, वो ज़्यादा मेरे लिए है। इसलिए
आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अमरनाथ अमर जी, आप मीडिया कार्यक्रम सलाहकार हैं अभी वर्तमान में, लेकिन जो भूत है आपका वो इतना इतना उज्जवल है, इतना कुछ किया है आपने जीवन में। वरिष्ठ साहित्यकार और वरिष्ठ कवि होने के साथ साथ आपने बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर किए हैं। आज दूरदर्शन में मीडिया सलाहकार हैं, किंतु आपने आकाशवाणी के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम बनाए, बहुत सारा कार्य किया, पत्रकारिता की भूमिका निभाई, और आपने भी पीएचडी की है और आपका शोध ग्रंथ मीडिया पर ही आधारित था। एमए आपने हिस्ट्री में किया है, मास्टर डिग्री, और बिहार से दिल्ली तक का सफर, और दिल्ली से एक ऐसा सफर जो राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंच जाता है, वो तय आपने अपने बूते पर किया है। और बात वही है, इतनी सारे काम आपने किए हैं और इतने सारे आपकी किताबें हैं जो कि आपने लिखी हैं, और बहुत सारे सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। तो आपका भी एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और धन्यवाद भी पहले ही दे देती हूँ माधव भाई से मिलाने के लिए। नहीं नहीं, आप दोनों का शुक्रिया। तो अब हम आगे, सबसे पहले अमर जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माधव कौशिक जी से मिलाने का श्रेय आपको जाता है, तो ये जो संकल्प से सिद्धि तक हमारा जो ये प्रोग्राम है, उसमें आप इनकी भूमिका किस तरह से देखते हैं? इंदु जी, पहले तो मैं शुक्रिया आपका भी अदा करता हूँ और माधव भाई का भी करता हूँ जी दरअसल कई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जी जो सूरज चांद की भांति दूर दूर से चमकते हैं और अपना प्रभाव छोड़ते हैं और ऐसे संदेश दे जाते हैं, प्रेरणा के, आत्मविश्वास के, जिजीविषा के, आत्मीयता के। तो उनका प्रभाव इतना जबरदस्त होता है। तो ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारे व्यक्तित्व आए हैं, उनमें माधव भाई एक हैं। तो मैं बड़े भाई के रूप में आपका सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ी बात इंदु जी कि माधव भाई एक बहुत बड़े शिक्षाविद, साहित्यकार, बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े कुशल वक्ता ही नहीं हैं, साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष ही नहीं हैं, बहुत सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण पदों से जुड़े हुए हैं। और जो खास बात है इनके जीवन का, इनके व्यक्तित्व का, वो है बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, बहुत ही आत्मीय भाइयों के भाई। संक्षेप में तो मैं यही बताऊंगा जो इनका जो व्यक्तित्व है। कृतित्व के बारे में तो आपने कहा ही, इतना लंबा चौड़ा कृतित्व है, बहुत लंबा। तो अगर इन्होंने संकल्प लिया तभी सिद्धि तक पहुंच पाए, और ये संकल्प से सिद्धि हम सब के लिए ही नहीं, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी माधव भाई का जो व्यक्तित्व कृतित्व है वो प्रेरणा स्रोत के रूप में है। इसे हम सम्मान के साथ स्वीकार कर सकते हैं और करते हैं। क्या और बात है। रही बात उनकी रचनाओं की, तो जीवन के जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो संघर्ष की बात हो, प्रकृति की बात हो, संबंधों की बात हो, प्रेम की बात हो, सौंदर्य बोध की बात हो, सामाजिक विद्रुपताओं पर प्रहार करने की बात हो, व्यवस्थाओं की जो अव्यवस्था है उस पर प्रहार करने की बात हो, तो इतनी विविधता है आपकी रचनाओं में, चाहे वो कविताओं में हो, कहानियों में हो, निबंध में हो, वक्तव्यों में हो, तो अद्भुत है। और आज जिस महत्वपूर्ण पद पे आप कार्यरत हैं, साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में, वो भी हिंदी भाषी उपाध्यक्ष के रूप में, तो 24 भाषाओं के विकास और संवर्धन में जो आपकी भूमिका है वह अतुलनीय है। और हम लोग तो प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं, और जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी तो साहित्य अकादमी की गतिविधियों पे आप भी चर्चा करेंगे और मैं भी अपना अनुभव सुनाऊंगा। जी, बहुत ही सुंदर बातें आपने बताई। इनके लिए संकल्प से सिद्धि तक, तो किस तरह से संकल्प लिया होगा वो तो दिखता है। आपकी पूरी जो आपका जो कहते हैं पूरा जो परिचय है जो आपने जीवन में किया है, जो और जिस तरह से आप इतना कुछ कर पाए, मैं ये सोचकर ताजुब हो रही हूँ कि जितना कार्य आपने किया है एक जीवन में किस तरह से किया होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अपनी जीवन यात्रा बताएं
कि हमें कुछ प्रेरणा मिले। बचपन से किस तरह से आप आगे बढ़े और कैसे आपका रुझान इन चीजों पे हुआ और किस तरह से आपने अपने आप को इन चीजों में ढाला? सबसे पहले तो मैं भाई अमर जी की बात सुन के बड़ा संकोच में आ गया। संभवतः संकोच इसलिए भी हुआ, संकल्प तो शायद है, सिद्धि तक तो नहीं पहुंचे हैं अभी, पर पता नहीं पहुंच पाएंगे भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये आपका अपना बड़प्पन है जो मुझे ये सम्मान दे रहे हैं। सच बात तो ये है कि साहित्यकार को मालूम भी नहीं होता सिद्धि आती भी है या नहीं आती, और हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर भी नहीं होता। लेकिन एक बात में मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा जीवन में कि मुझे परिवार और परिवेश दोनों ऐसे मिले जिसने मुझे साहित्यकार बनाया। मेरे पिताश्री अध्यापक थे, अच्छा। पढ़ने लिखने के बड़े शौकीन थे, और अब देहांत हो गया उनका बहुत वर्षों पहले। वो उर्दू के और पर्शियन के भी बड़े अध्येता थे। तो जब आंख खुली तो घर में हमने किताबें देखी। बचपन से बहुत सारी पत्रिकाएं भी आती थी, कल्याण से ले के और धर्मयुग, हिंदुस्तान उस जमाने में जो थी, और चंदा मामा बचपन से ही। जी। मेरी माता श्री कोई ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, 5 जमात पढ़ी होगी उन्होंने, लेकिन वो कहानियां बहुत सुनाती थी। तो बचपन में वो एक ऐसा संस्कार मिला। थोड़े से पिता अनुशासित भी बहुत थे, इतना ज्यादा बाहर आने जाने की हमें इजाजत नहीं होती थी, घर बैठ के पढ़ना लिखना यही होता रहता था। तो एक तो वो पारिवारिक परिवेश उसने संभवतः पहला भी डाला होगा। उसके बाद संयोग से मैं भिवानी से हूँ, तो भिवानी में वो पूरे शहर को छोटी काशी कहते हैं आज भी। अच्छा। वो सारी लाइब्रेरियां थी वहां, कहते हैं हर मोहल्ले में एक मंदिर है। बड़े खुले मन का शहर था, बहुत सारे पुस्तकालय थे। तो अब कई बार मैं सोचता हूँ कि मेरे लेखक होने में उस पृष्ठभूमि ने कैसे योगदान दिया। जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, मेरी माताजी का देहांत हो गया। मैं उनसे बड़ा जुड़ा हुआ था, तो उस खालीपन को भरने के लिए ज्यादातर समय मैं लाइब्रेरी में ही बिताने लगा। okay. और हालत ये थी कि कॉलेज की लाइब्रेरी से निकल के घर आते, फिर थोड़ा सा खा पी के, हमारे ही जो छोटे कस्बे होते हैं वो ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, आप वाकई डिस्टेंस में लाइब्रेरी में चले, तो वहाँ बहुत सारी लाइब्रेरियां थी और प्राइवेटली मैनेज्ड लाइब्रेरियां थी। अच्छा। तो लगभग मैं बीए तक आते आते मेरे ख्याल में कोई भी हिंदी का ऐसा क्लासिक नहीं था जो मैं नहीं पढ़ चुका था। क्या बात है। उसके बाद फिर मैंने एमए में, और उस समय भिवानी में बहुत सारे बड़े लेखक थे, बहुत सारे, और एक वहाँ अदबी संगम और साहित्य संगम नाम की संस्था थी। उदय भानुवंश वहाँ थे, और बीटी कालिया हमदम, गाफिल साहब वहाँ थे। उर्दू, हिंदी, पंजाबी तीनों जबानों के लोग एक साथ बैठते थे, लिखते पढ़ते थे। हर हफ्ते उनकी गोष्ठियां होती थी, और एक तरह वो नई पीढ़ी को संस्कारित भी करते रहते, सिखाते भी रहते थे। ये जो छंद है, गजल का छंद है या दूसरे छंद हैं, ये हमें पढ़ते पढ़ते बड़ी आसानी से सिखाने वाले लोग मिल गए, और इतने प्रबुद्ध और इतने विद्वान थे, और उन्होंने इस अंदाज से सिखाया पढ़ाया कि हमें पता ही नहीं चला कि हम पाठक से लेखक कब बन गए। सच बात तो है। ओके। वो एक तरह से कायांतरण होता ही चला गया जी। हम बिल्कुल सीधी सीधी डिमार्केशन भी नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश में दाखिला लिया। तो एमए इंग्लिश में भी जो पढ़ाने वाले हमें जो टीचर मिले, वो उर्दू कमाल के आबिद आलमी साहब थे उस जमाने में। विमल कृष्ण आश्क थे, जो आज जिनको ये मानते हैं कि जो जदीद उर्दू की गजल है ये उसके सबसे बड़े स्तंभों में से एक है। ये चीजें मुझे बड़ी सहजता से मिल गई, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। घर से बाहर निकले, परिवार और परिवेश दोनों थे कि उसी में रही। सही कसर हमारे पिताश्री ने निकाल दी।
उन्होंने बहुत सारी चीजें बचपन में ही सिखा दी। और बचपन में उन्होंने दो चीजें बड़ी सीधी सीधी सी वो बात करते थे, आप कहते हैं ना, वो कहते हैं भाई एक बार बड़ी अजीब सी घटना है, मैं पहली बार जी हमारे भाई को शेयर कर रहा हूँ जी। मैं इंग्लिश में जब था, मैं शाम को, उस जमाने में जो बुजुर्ग पीढ़ी थी वो बहुत ज्यादा घुलती मिलती भी नहीं थी। जो पुराने जो संयुक्त परिवार होते थे, जो बड़ा आदमी होता था वो अपनी बैठक में ही रहता था। तो एक दिन उन्होंने मेरे से पूछा, भाई आप क्या करोगे, तुम्हारी एमए होने वाली है। तो मैंने कहा मैं लेखक बनूंगा। तो मैंने अनुभव किया, बड़े असहज हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बहुत असहज हो गई। तो मैंने उनका चेहरा देखा, मैं भी अंदर चला गया। 5-7-10 दिन बाद मैं भूल गया इस बात को। 5-10 दिन बाद उन्होंने उसी पृष्ठभूमि में, वो शाम को अपनी बैठक में बैठे हुक्का पी रहे थे अकेले, मैं आया, उन्होंने बुलाया, कहता भाई तेरी उस बात से थोड़ा सा मैंने चिंतन किया है। मैं भूल भी गया था कौन सी बात। अच्छा। मेरे समझना है कौन सी बात थी। कहते मेरे तुमने ये कहा ना कि भाई मैं लेखक बनूंगा, तो कहता मैं परेशान रहा कुछ देर कि घर में एक ऐसा लड़का है जो ठीक ठाक पढ़ता लिखता है, उसे कोई अच्छा सा कंपटीशन निकाल के सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। जब तुमने लेखक बनने का ये कर ही लिया है तो मेरी दो बात याद रखना। ये पहली बार मैं ये उद्घाटित कर रहा हूँ, भाई लेखक बनो ना तो ये सोच के बनना कि ये रास्ता ना ग्लैमर की ओर जाता ना पैसे की ओर जाता। एक बात। दूसरी बात ये करना कि कोई नौकरी जरूर करना। बहुत सारे लेखक जो नौकरी नहीं करते, उन लोगों को अधेड़ उम्र में आके बहुत समझौते करने पड़ते हैं, और जो समझौता करता है वो अच्छा लेखक नहीं बन सकता। तो ये बात याद रखना, नौकरी जरूर करनी है तुमने, कुछ भी करना, पढ़ लिख गए हो, ताकि उस समझौते से बच सको। और तीसरी बात यह है कि अगर 40 साल की उम्र में आके मेरे सामने ये कहा कि ये गलत रास्ता था, मैं तो कोई और काम कर लेता, ज्यादा पैसा कमाता, तो मेरे से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा। ये सोच के जाना कि रास्ता ना ग्लैमर की ओर जाता ना पैसे की ओर जाता। तो उन्होंने वो जो कठिनाइयां थी 1 मिनट में ठीक कर दी, और मैंने उन दोनों का पालन किया और ठीक ठाक ही हो गया। अच्छा, जब मेरी पहली दूसरी तीसरी किताब आई तो उनको ये खुशी भी हुई कि भाई फिर मैं भारत सरकार की नौकरी में आ गया, राजभाषा अधिकारी। मैं एक पत्रिका का संपादन करने लगा। तो कहते भाई चलो तुम बच गए हो। तो ये एक उन्होंने एक बात और हंस के कहते थे, वो कहते थे कि बहुत सारे लोग, उन्होंने दो बातें और आज पहली बार ये सारी चीजें याद। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरे से कहते हैं, कहते लेखक को कभी ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर आप एक भीड़ में शामिल हो गए तो आपकी अपनी आइडेंटिटी समाप्त हो गई। सही था। ना किसी दल में जाना आपने, ना किसी, बहुत सारे उस जमाने में तो बहुत बड़े बड़े संगठन थे, मन भी करता था, लेकिन वो हमेशा कहते थे अगर लेखक लिबरेट नहीं है तो सोसाइटी को भी लिबरेट नहीं कर सकता। क्या बात है, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। तो मेरे पे सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं का है, और जो मैंने आचरण किया उन्हीं पे। तो आप देखोगे कि शुरू में उन दिनों में बहुत सारे संकलन निकलते थे। तो उन संकलनों में मांगते थे, लेकिन पिताजी की वो बात याद आती थी, अगर ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बन गए तो समाप्त हो जाओगे। तो मेरी कोई रचना आपको शुरू, अब तो चलो और बात हो गई, बड़ा कोई मित्र करता है तो रचनाओं देने का अधिकारी है। बहुत सारे अमर जैसे मित्र तो पूछते भी नहीं है, माधव से क्या पूछना, तो हमारा भाई है। लेकिन मैंने उन दिनों में वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स है, 40 साल तक मैंने कोई रचना नहीं दी। एक बात और वो कहते थे, कहते मैं अक्सर तुम्हारे लेखकों से सुनता हूँ कि समाज के पास वक्त नहीं है,
हमारे पास वक्त कितना है। कहते यार मैं हैरान होता हूँ, जब भी 24 घंटे होते थे अब भी 24 घंटे हैं। भगवान ने तो कोई समय घटाया नहीं है। जी। तो काम करो तो पूरा मन से करो। एक और अब बात आपने बचपन की निकाली ली तो पूरी भी कर दो। जी। शुरू शुरू में मैं सिर्फ कविताएं और गजलें ही कहता था। मेरे से एक दिन कहने लगे कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी कमी है। वो सच में साहित्य के मर्म तक पहुंचने वाले ऐसे व्यक्ति थे। कहते हैं हिंदी साहित्य में कहानीकार अलग है, नाटककार अलग है, कथाकार अलग है, कवि अलग है, और दुर्भाग्य ये है वो भी एक दूसरे को नहीं जानते। तो कोशिश करो कि जितनी विधाएं आप लिख सकते हैं, हर विधा की अपनी सीमाएं भी हैं, हर विधा की अपनी संभावनाएं भी हैं। कोई एक विधा में तो पूरे जीवन का ना यथार्थ आ सकता, ना आप सब कुछ अभिव्यक्त कर सकते। तो जितनी विधाएं आपसे सकती हैं सब में लिखिए, गद्य की, पद्य की, आलोचना की। मतलब आपने लिखना ही लिखना। और हंस के कहते थे बहुत अच्छा हलवाई होता है, वो पेड़े अच्छे बनाएगा तो बर्फी भी अच्छी बनाएगा। वो कहता तुम्हारे पास वो संवेदना का गन पाउडर है, वो किसी तरह से भी रूप लेके निकले, वो रूपाकार चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें बात सही आएगी, अच्छी आएगी। तो कई बार वो बहुत सरलता से मुझे सिखाते थे, और मुझे लगता है कि पता नहीं वो उनका सपना जैसा था वो है भी नहीं या नहीं है, क्योंकि वो बीच में चले गए थे। जब तक तो ज्यादा किताबें भी नहीं आई थी, 5-7 आई थी, लेकिन वो आश्वस्त थे कि वो ठीक ठाक चल रही है। बहुत सुंदर। और एक बात मैं और जोड़ दूं इंदु जी। जी। कि हिंदी साहित्य में बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन माधव जी की सबसे बड़ी विशेषता कि वो किसी विशेष धारा से नहीं जुड़े, सबसे ऊपर उठकर जो मानव कल्याण होता है, जो जनहित होता है, जो रोशनी की बात होती है साहित्य की, उसको लेकर चले। क्या बात। और अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ एक विधा में नहीं, सभी विधाओं में आपने लिखा है और लिख रहे हैं लगातार, और सब में श्रेष्ठ रचनाएं हैं। बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने कई विधाओं में लिखा है। आप रामदरस मिश्र जी का ले लीजिए, मैंने बहुत सारे साहित्यकार हैं, किनका नाम लूं किनका छोड़ूं। हाँ, बहुत सारे हैं। तो माधव जी की जो रचनाएं हैं हर विधा में, वो आम लीक से अलग हटकर अलग पहचान बनाते हुए और विविधता के साथ और संपूर्णता के साथ, ये सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी बात है। तो आप बोलते हैं सिद्धि तक नहीं पहुंचे, हम सोचते हैं सिद्धि से कहीं आगे निकल गए हैं आप। और सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे, आपके पिताजी ही आपके गाइड भी थे और आपके प्रेरणा स्रोत भी बन गए। अगर आपने ऐसे ही कह दिया कि मुझे लेखक बनना है, तो उन्होंने उस पर सोच समझ के और आपको जो टिप्स दिए लेखक बनने के, वास्तव में अगर कोई ऐसा गाइड, ऐसा पिता मिले, तो निश्चित ही बहुत सुंदर। तो आपका परिवार और परिवेश आपको लेखक बनाने में महत्वपूर्ण था तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो प्रतिभा थी ना। तिल में से तेल निकालेंगे, लेकिन तिल में तेल होना तो चाहिए। तो वो बात थी, वो प्रतिभा आपके अंदर थी, जो कि ये सारी संभावनाओं को पाकर के और खिल उठी। तो अमर जी जी नहीं आप बोलो जी। अमर जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि दूरदर्शन में आपकी मुलाकात कौशिक जी से किस तरह से हुई, और दूरदर्शन के प्रोग्रामों में, साहित्यिक प्रोग्रामों में इनकी क्या भूमिका आपके साथ रही है? देखिए, मैं जहाँ तक दूरदर्शन की बात है और आकाशवाणी की बात है जी, तो माधव जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और कई विधाओं में रही है। अच्छा, बहुत सारे साहित्यकारों के हमने प्रोग्राम किए, सैकड़ों जी, और बड़े-बड़े साहित्यकारों के। एक दूरदर्शन की जो अपनी नीति होती है ना, जो टाइम बाउंडेशन होता है, प्रस्तुतिकरण का जो पक्ष होता है, जो टाइम लिमिटेशन होता है, वो हर कोई नहीं समझता है। तो माधव जी कई विधाओं में आए। आपने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू दिया,
विशेषज्ञों के साथ बातचीत की, विशेषज्ञ के रूप में अपने विचार रखे अलग अलग विषयों पे, और बहुत सारे प्रकांड विद्वानों के इंटरव्यू लिए, उनसे इंटरव्यू क्या बातचीत की, और बराबर के पक्ष में बातचीत की। तो उनको पता था कि इंट्रोडक्शन कितना होना है, कैसे सवाल होने चाहिए, कितने बड़े सवाल होने चाहिए, उत्तर क्या होना चाहिए, अंत में कंक्लूजन क्या होना चाहिए, और एक निष्कर्ष निकाल के आम जनता तक उसको पहुंचा देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो टेक्निक है ना दूरदर्शन की कार्यक्रमों की, वो बहुत कम साहित्यकारों को पता होता है। कई बहुत बड़े विद्वान होते हैं, लेकिन बातचीत का सिलसिला चलता है तो वो लगातार अपनी बात रखते जा रहे हैं, उनको टाइम लिमिटेशन क्या है। जी। माधव भाई ने अपनी बात कही तो भी टाइम का लिमिटेशन उन्होंने रखा, माने गागर में सागर भरा, और जिनसे बातचीत की उन्हें भी एक दायरे में रखा, और उनसे भी गागर में सागर भरवा दिया, सबके समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये बहुत बड़ी और वर्षों का साथ है, दूरदर्शन में बहुत सारे कार्यक्रम हुए। और सबसे बड़ी बात इंदु जी कि हर साल साहित्य अकादमी का जो साहित्योत्सव होता है, वो अपने आप में अद्भुत होता है। और वर्षों से दूरदर्शन दोनों के साथ एमयू भी रहा है कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो हर साल के साहित्योत्सव में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। माधव भाई खुद बताएंगे साहित्योत्सव के बारे में, साहित्य अकादमी की गतिविधियों के बारे में। तो वो दूरदर्शन रिकॉर्ड करता रहा है। और जो सम्मान समारोह होता है, उसमें जो माधव जी का वक्तव्य होता है, वो अपने आप में इतना उत्कृष्ट, इतना सारगर्भित, इतना प्रासंगिक होता है कि पूरे हॉल में वाह वाह और तालियों की गूंज उठती। क्या बात है! इतनी माने क्या मैं बताऊं, कितनी तारीफ करूं, लेकिन जब आप सुनेंगी तो आप दंग रह जाएंगी। और बाकी जो साहित्य अकादमी की जो गतिविधियां हैं, तो आप उनसे पूछेंगे और माधव भाई बताएंगे, फिर हम लोग इनकी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अब आपकी बातें सुनकर मेरे मन में सबसे पहला सवाल अब यही आ रहा है कि आप मुझे अब साहित्य अकादमी में आपकी जो भूमिका है और राष्ट्रीय स्तर पर जो आपके कंधों पर इतनी भारी जिम्मेदारी है, 24 भाषाओं की भी, साहित्य की भी, तो उसमें आप किस तरह से सामंजस्य करते हैं और कैसे समन्वय होता है और क्या-क्या किया आपने? इंदु जी, एक बात थोड़ा सा मैं और पीछे जाऊंगा। जरूर जाइए, जरूर। तो ये है कि अमर जी ने जो बताया ना कि एक मीडिया का एक अनुशासन होता है जी, और खास तौर पे दूरदर्शन का, आकाशवाणी का इनका है, वो अनुशासन सिखाने वाले भी अमर जी जैसे मित्र ही रहे। ये बिल्कुल सही बात है। जब मैं बहुत छोटा सा था, यानी युवावस्था में था, तो आकाशवाणी से तभी जुड़ गया था। युवा संसार रोहतक में हमारा सेंटर था, भिवानी के पास, तो तभी से लग गया। चंडीगढ़ आने के बाद जालंधर दूरदर्शन के साथ में बहुत सालों तक रहा, बहुत सारे आयोजन किए, बहुत प्रोग्राम किए। बाद में उन्होंने मेरे पे फिल्म भी बनाई। वो जो पिता की जो बात मैं कर रहा था पढ़ते पढ़ते, एक नुक्ता और बता दूं, जरूर बता दूं। जब आप पूछ ही रहे कि मैं साहित्यकार कैसे बना, तो उस भूमिका में मेरी शादी, जैसे मैंने बताया ना, मेरी माता जी की डेथ पढ़ते पढ़ते जी। तो मेरे फादर साहब टीचर थे एक गांव में, बोंद में। तो उन्हीं के पड़ोस में एक परिवार रहता था, वो पिताजी का बड़ा मित्र था। अच्छा। तो मेरी माता जी ने मेरी पत्नी वहीं छांट ली थी। अच्छा। इसकी शादी हम शकुन से करेंगे। ओके। और फिर उनकी डेथ हो गई। तो शकुन से मेरी शादी हुई, वो मेरे से 1-2 क्लास पीछे थी। तो एक तरह से थी तो अरेंज मैरिज, लेकिन उसको आधा प्रेम विवाह भी मान सकते हैं। तो शकुन ने एक अच्छा काम ये किया, जी। आज तक मुझे ये नहीं पता कि मेरे बच्चे किस स्कूल में पढ़े हैं। क्या बात है! मुझे नहीं पता मेरे बच्चे किस कॉलेज में गए हैं। मैं इन सारे घर के कामों से उसने मुझे मुक्त रखा है। क्या बात है! बहुत तो आपने कहा ना कि इतनी सारी किताबें कैसे लिख ली, ये उसका जवाब है। मैंने घर का संभवतः ना मेरे से किसी ने कोई काम कहा, और मेरे सारे बच्चे बेचारे MA भी कर गए, डॉक्टर भी, कोई PhD भी कर गया,
एक लड़की तो ऑस्ट्रेलिया में टीचर है, बेटा इंजीनियर है। मुझे सच में नहीं पता। एक लड़की मेरी वाइस प्रिंसिपल थी, अब मुझे बच्चे बड़े हो गए, उन्हें छोड़ दिया। एक पीआरओ है। कहने का मतलब परिवार के सारी जिम्मेदारियों से मुक्त रखा। और मेरे अपने बच्चे भी लेखक हैं, तो हमारे घर में सिवाय लिखने पढ़ने के कोई ना कभी बात हुई, ना कोई काम हुआ। तो भाभी भी लिखती है? नहीं, वो उन सब लिखने वालों के लिए सहेज के रखती है, स्पेस जुटाती है। मेरे लिए तो जुटा ही रखा, मैंने कभी कोई काम नहीं किया। शिकायत ना मुझे नहीं कोई की काम आपसे? आता है। नहीं, शिकायत ये करती है, अगर मैं काम करने की कोशिश करता हूँ तो कहती है बिगाड़ देगा काम। जो तेरा काम है वही करता, जो तेरा काम है वही करता। तो मैं उसका भी बड़ा आभारी हूँ एक तरह से। जी। तो ये लिखने पढ़ने का स्पेस मिला। दूसरा जो अमर भाई ने कहा, आप जिसे कहते हैं ना कि बड़ी भारी जिम्मेदारी साहित्यकार की। जी जी। मैं चंडीगढ़ साहित्य अकादमी में 25 साल से सचिव रहा, 16-17 साल। उसके बाद मैं वाइस चेयरमैन बना, चेयरमैन बना। तो अकादमियों में काम करने का अनुभव हो गया मुझे। मुझे पता लग गया कि भाई लेखक किस तरह के होते हैं, क्या काम होने चाहिए। तो जब मैं दिल्ली 2008 में, जब मैं पहली बार हिंदी परामर्श मंडल में सदस्य आया, और तिवारी जी उस समय हमारे संयोजक थे। बाद में जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने तो मैं हिंदी विभाग में संयोजक भी हो गया। तो एक तरह से वो ऐसा हुआ कि एक काम जो करते करते आ रहे थे वो थोड़ा सा बड़े लेवल पे आके शिफ्ट हो गया, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। दूसरी ये है कि जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको, मेरा अनुभव ये है कि जो आदमी ईमानदारी से काम नहीं करता ना, उसके लिए संकट ज्यादा होता है। जी। जो ठीक ठाक काम करता है उसके लिए कोई संकट भी खड़ा नहीं करता। मेरे सामने तो किसी ने बेचारे ने संकट खड़ा नहीं किया। अच्छा, थोड़ी बहुत लेखकों में स्पर्धाएं होती है, हाँ। इसमें कोई दो नहीं। लेखक का अहम भी बहुत बड़ा है और हम उसको स्वीकार करते हैं, सम्मान भी करते हैं। किसी लेखक को ठेस मत पहुंचाइए उसकी। अच्छा, साहित्य में एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ असहमति का इतना बड़ा स्पेस है। कोई कितना भी असहमत हो, हम झगड़ा नहीं करते, हम उसकी बात का सम्मान करेंगे। तो वो जो खुले मन से काम करने वाली बात थी, जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगा कि भाई 70 साल में पहली बार हिंदी के पहले तिवारी जी आए, उनके बाद मेरा चयन हुआ। तो हम एक बात समझाने में सफल हो गए। एक तो इस देश में भाषाई दुर्भावनाएं बहुत रही हैं। हाँ। भाषाई दुर्भावनाओं ने क्या किया कि वो एक दूसरे से दूरी बढ़ा दी। भाई हिंदी आ जाएगी तो हम सब खत्म हो जाएंगे, हम डरते रहे वो आ जाएंगे तो हमारी अस्मिता को कोई ग्रहण लग जाएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जब सबको हमने समझाया, सबके दिमाग में आया कि सारी भाषाएं समान है। और साहित्य अकादमी का तो एक नियम और है, हम एक कोटेशन देते हैं अपनी हर किताब पे, वो राधा कृष्णन जी की है, इंडियन लिटरेचर इज वन दो इट इज रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस। जी। भारतीय साहित्य की जो आत्मा है वो एक है। जी जी। वो बहुत सारी भाषाओं में लिखी जाती है। जी जी, बहुत सुंदर। 24 भाषाओं में कोई आदमी कहीं भी बैठ के लिखे, उत्तर में, दक्षिण में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, लेकिन उसकी मन की भावनाएं तो एक जैसी हैं। जी, दिल वैसे ही धड़कता है, सामाजिक सरोकार वैसे ही है। जी। तो कोई अंतर नहीं है, इन सब चीजों में वाकई कोई अंतर नहीं है। जी। तो साहित्य अकादमी ने ये उसकी उपलब्धि है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने भारतीय साहित्य की जो अंतरात्मा थी, जिसकी एक रूपता थी, उस एकात्म को हम सामने लाने में सफल हो गए। तो इस वजह से काम आसानी से चल रहे। दूसरी एक बात ये भी है कि बहुत सारे लोग, जब ये सूचना क्रांति आई थी
तो बड़े घबरा गए थे, पता नहीं ये कितना नुकसान करेगी। मैंने भी बहुत सारे लेक्चर दिए थे, पर्चे पढ़े थे, बहुत खराब चीज है, समाज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ऐसा तो नहीं है कि बेड़ा गर्क नहीं किया, ये बेड़ा गर्क तो हुआ है, लेकिन उस सारी बुरी स्थिति में से एक अच्छी स्थिति ये निकली कि सूचना क्रांति के जैसे हम बैठे बात कर रहे हैं, इन मल्टीमीडिया ने हमारे साहित्य को एक बड़ा स्पेस दे दिया और साहित्यकार भी नजदीक आ गए। अब इसकी कोई सीमाएं नहीं है। आप इंदु जी जो आयोजन कर रही हैं पूरा दुनिया में कहीं बैठ के देख सकता है आदमी। जी बिल्कुल। अब ट्रांसलेशन का ऐसा है कि आप उसी वक्त साहित्य के, अब जितनी फिल्में हैं वो अंग्रेजी की फिल्में हिंदी में पहले आती है मेरे ख्याल में, अंग्रेजी में बाद में आती है। जी जी। ये जो दूरियां थी, ये जो लिंगुअल प्रेजुडिस थे, ये खत्म हो गए। हमारा साहित्य केंद्र में आया, साहित्य की विभिन्न विधाएं केंद्र में आई, लेखक एक दूसरे से जुड़ने लगे। तो अब आप देखेंगे कि जो 40-45 साल पहले का जो हिसाब किताब था वो नहीं है। अब अमर जी जानते हैं, हर दक्षिण भारत के लेखक का एक मन में कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि मेरी किताब हिंदी में जरूर आए। जी। हिंदी वाले की इच्छा होती है मेरी किताब अंग्रेजी में जरूर आए। एकदम एकदम सही कहा आपने। मतलब वो जो गैप था, उस गैप को कुछ तो समय ने भरा, कुछ सूचना क्रांति ने भरा, और उसका सबसे अधिक फायदा लिखने पढ़ने वालों को ये हुआ कि उन्हें अब एक ऐसा वक्त भी था जब हमें अंग्रेजी साहित्य का तो पता था, हमें तमिल वालों का नहीं पता था, तेलुगु का नहीं पता था, बंगला का नहीं पता था। अब साहित्य अकादमी ने इन 24 भाषाओं में जितना अनुवाद किया, वो एक भारतीय साहित्य का जो बड़ा विराट स्वरूप है उसको रखने में हम सफल हुए। और एक अमर जी का तो सानिध्य हमें मिला, और सानिध्य के साथ इनका सहयोग बड़ा मिला। साहित्य अकादमी जो आयोजन करती थी दिल्ली में, जैसे इन्होंने साहित्य उत्सव का किया, साहित्य उत्सव तो देखने वाले वही 1000 लोग जो वहां बैठे हैं। अब अमरनाथ जी जब पत्रिका का संपादन करते थे, दूसरे जो इनके आयोजन थे, उस पूरे प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन करके पूरे हिंदुस्तान में फैला देते थे। तो हमारी वो जो सीमित दायरे में जो चीजें थी, उनको असीमित बड़ी सीमा देने में, उसकी संवेदना परिधि बढ़ाने में अमरनाथ अमर जी का, इनके संस्थान का और विशेष तौर पे इनके कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो साहित्य अकादमी आभारी है इनकी, सच में आभारी है। और एक और बात बताऊं आपको, ये जो साहित्य का कारोबार है ना इंदु, ये संस्थान में बैठे हुए कुछ विशेष व्यक्तियों के ऊपर ही आधारित है। अगर उसकी जगह कोई अधिकारी आ गया तो वो वहां ऐसा काम भी कर सकता है कि साहित्य फाइल में तब्दील हो जाता है और साहित्यकार का पीयूसी भी बनते देर नहीं लगती। सच में ये हमारा अनुभव है। जी जी। तो अगर वो क्रिएटिव नहीं है, अगर वो अधिकारी सृजनशील नहीं है, अब अमर जी स्वयं इतने बड़े संवेदनशील कवि भी हैं और ये ऐसे रचनाकार है जिन्होंने पत्रकारिता और साहित्य के मध्य सेतु का कार्य भी किया। जी बिल्कुल। ये जितने बड़े मीडिया के पत्रकार है उतने बड़े हमारे लेखक भी तो हैं। जी जी। और आपको एक और बात बताऊं, मेरे जैसा जो कविता पाठ करता था उसको इतना नहीं चाहते, क्योंकि मेरा स्वर कोई अच्छा तो है नहीं। ये तो जब सस्वर गीत पढ़ते थे तो लोग तो इनके दीवाने थे। ऐसी बात नहीं है, आप भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी आवाज है, मधुर आवाज, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। अरे हमारी आवाज में और इनकी माधुर्य में बहुत फर्क है। चंडीगढ़ में जब भी हमारा आए ना, तो चाहे मैं कंपेयर करता हूँ, कोई ना कोई खड़ा होके अमर जी से कहता था नहीं सस्वर वही गीत सुनाइए। तो लोगों को जो याद रहता है जी, वो स्वर का अपना माधुर्य है, आप उसके महत्व को नहीं नकार सकते। सही बात। कविता लिखना, अच्छी कविता लिखना जी, और अच्छी कविता को अच्छे से प्रस्तुत करना जी, ये कला वो बड़े मीडिया कर्मी जानते हैं, वो सब हमारे
हमारे पास, वो इनका एकाधिकार। जी, तो बहुत आपने बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी सी बातें बताई है साहित्य अकादमी के लिए भी, 24 भाषाओं के लिए जो कार्य हो रहा है और जिस तरह से भाषाओं की दूरी कम होने का प्रयास करने का प्रयास किया। और आपने एक बात बड़े पते की कही जो मुझे बड़ी ध्यान में आ गई कि अगर कोई ऐसा अधिकारी बैठ जाता है जो क्रिएटिव ना हो, जो संवेदनात्मक ना हो, तो वो फाइलों में दब जाती है। और एक कड़वा सच, वो साहित्य को फाइल बना सकता है और साहित्यकार को पीयूसी में बदल सकता है। पीयूसी में बदल सकता है। और मैं एक कड़वा सच बोलूं कि आज जो दूरदर्शन की स्थिति है, उसकी यही स्थिति बन गई है। जो आप कह रहे हैं वहां पर साहित्य के प्रोग्राम सच में फाइल बन गए हैं। प्रोग्राम ही नहीं आ रहे दूरदर्शन में। ये मैंने बताया ना कि ये सारी गतिविधियां, सारी उपलब्धियां जी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण पे, बिल्कुल सही कहा, अपनी संवेदना पे और समाज के साथ वो किस तरह का रवैया और जुड़ाव रखता है, जी उसके सरोकार क्या है, उसके ऊपर निर्भर करती है। और हमसे अधिक किसी के पास इस बात का अनुभव नहीं है। हम देखते रहते हैं, इन विसंगतियों से जुड़ते रहते हैं और कोशिश करते हैं चीजें ठीक ठाक रहे। और ये लेवल नीचे से लेके ऊपर तक पूरे देश में यही है। लेकिन भगवान ने इन शब्द शिल्पियों के ऊपर एक कृपा और की हुई है। जितना संकट का समय होता है, उस संकट के समय में कोई ना कोई महापुरुष भी हमारे आसपास रहता है, चीजों को बदलने में निर्णायक भूमिका निभाता रहता है। ये है कोई ये ईश्वरीय चीज है, वहां सिद्धि प्राप्त है हमें। क्या बात है। व्यक्तियों को सिद्धि नहीं है, लेकिन साहित्य को ये सिद्धि प्राप्त है कि जितना संकट का समय होगा, रचनाकार उतना अच्छा लिखेंगे। संकट का समय जब नहीं होता ना, तो रचनाकार सो भी जल्दी जाते हैं। ये भी हमने देखा है। ये भी बहुत बड़ी हकीकत है। ये आपने बहुत सुंदर बात बताई है हम लोगों को। और अधिकारी को संवेदनशील भी होना चाहिए, क्रियात्मक भी होना चाहिए, और आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड के प्रति आप में एक समर्पण का भाव होना चाहिए। और वो समर्पण का भाव आप में तो शुरू से ही था। आपके पिताजी ने आपके उस गुण को पहचान लिया था। और मैं तो कहूंगी कि ये साहित्य अकादमी का भी सौभाग्य है कि आपकी इस भूमिका को उन्होंने किस तरह से पहचाना और आपके कंधे पर इतना बड़ा भार दिया। तो अमर जी, आप मुझे बताएं कि जो दूरदर्शन में जो आपने कवरेज किए साहित्य अकादमी के प्रोग्राम, उसमें आपका क्या अनुभव रहा साहित्य अकादमी के प्रति और इन प्रोग्रामों के प्रति जो कि साहित्य अकादमी करती रही है? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है साहित्य अकादमी की, जी, इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, ओके। उसके बाद से एक लंबी परंपरा चली। और सबसे जो बड़ी खासियत है कि जो पुरस्कार समारोह भी होता है, तो वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही सम्मानित करते हैं साहित्यकारों को। वाह। कोई राजनेता नहीं, कोई राजनीति नहीं, साहित्यकारों द्वारा साहित्यकारों के लिए। तो एक तो बहुत खास बात ये है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दूसरे के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, तो वो एक जो मिली-जुली संस्कृति, भाषा में भी, बोली में भी, और उनके पहनावा और बातचीत, सब क्रम में एक जो अखिल भारतीय स्वरूप जो दिखाई देता है, अनेकता में एकता, तो वो जो स्वरूप है वो अद्भुत होता है। और हर आयोजन में, हर साहित्योत्सव में जो छवि बनाई जाती है एक कलात्मक रूप से, उसकी एंट्री होती है और जो पुस्तकें होती हैं, जहाँ सेमिनार होते हैं, बातचीत होती है, लोक गीत होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, क्लासिकल म्यूजिक, डांस का भी प्रोग्राम होता है। यानी जो साहित्य के साथ कला और संस्कृति का पक्ष है, साहित्य अकादमी उसको भी लेकर चलता है। और साहित्यकारों से बातचीत होती है, उनसे सवाल किए जाते हैं। अलग अलग विधाओं के लोग, स्कूल कॉलेज के बच्चे आते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, सीखते हैं। और देश भर के साहित्यकार इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातचीत होती है। अलग अलग भाषाओं के जो समस्याएं हैं या जो अपने विचार हैं, उद्गार हैं, वो सब आपस में शेयर करते हैं।
और उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है, सारे अखबार और मीडिया वाले इकट्ठे होते हैं, उसकी रूपरेखा बताई जाती है और एक सप्ताह का जो उत्सव होता है, ऐसा लगता है जैसे कि पूरा हिंदुस्तान एक छोटे से दायरे में सिमट आया है, जिसकी तस्वीर अद्भुत होती है। और वहाँ मीडिया और दूरदर्शन की जिम्मेदारी होती है कि इन चीजों को, जैसे माधव जी ने बताया कि वहाँ तो सिर्फ 1000 लोग होते हैं, लेकिन हम लोग मीडिया के माध्यम से इन उपलब्धियों को, इन विशेषताओं को पूरे विश्व तक पहुंचाते हैं, तो वो मीडिया की जिम्मेदारी बनती है। और अंत में जो पुरस्कार समारोह होता है, वह भी अपने आप में अद्भुत होता है। और आपको भी पता होगा, पूरे देश में साहित्यिक गोष्ठियों में भीड़ कम उठती है, लेकिन साहित्योत्सव में कमानी ऑडिटोरियम जो खुद बहुत बड़े कैपेसिटी की है, वो पूरा ही भरा हुआ होता है और चारों तरफ लोग खड़े होते हैं, इतनी भीड़ भाड़ होती है। क्या बात है, अद्भुत नजारा होता है। ये है कि जो उपलब्धियां हैं, जो विशेषताएं हैं साहित्य अकादमी की, वो संदेश जन जन तक पहुंच रहा है और कार्य सिद्धि है, उसकी अपनी उपयोगिता और सार्थकता है। और माधव भाई जैसे लोग उसको लगाने में, उसको आगे बढ़ाने में दिन रात प्रयत्नशील हैं, उसी की परिणति ये होती है। तो दूरदर्शन का, मीडिया का भी सौभाग्य होता है कि हम 24 भाषाओं के विकास, संवर्धन और समृद्धि को जन जन तक पहुंचाएं। तो मेरा तो अनुभव इतना अच्छा रहा है कि वो 7 दिन, एक सप्ताह लगता था कि एक पल के लिए भी हम कहीं बाहर न जाएं। क्या बात है, ये अद्भुत रहा है। क्या बात है। इंदु जी, वैसे तो अमर जी ने बड़े तटस्थ भाव से और बड़ा रूपरेखा उनकी बताई दी। वो जो 7 दिन है, वो वाकई हमारे लिए एक, जैसे पूरे साल हम कार्य करते हैं, पूरे देश में हमारे सेंटर हैं, 4 सेंटर हैं, उत्तर दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में भी अलग है। तो वो 7 दिन हमें अपने वो पूरे साल की जो उपलब्धियां हैं, उसको शोकेस करने का एक अवसर है। हम बताते हैं भाई हमने ये किया। दूसरा, एक नई चीज जो हमने इन दिनों में की, 24 भाषाएं तो सभी को मालूम है, संविधान ने हमें दी हुई है, उनमें हम काम भी कर रहे हैं। अब हमारी जो मंशा है और हमारी जो शक्ति है, उन बोलियों के लिए भी है जिन बोलियों की अभी स्क्रिप्ट तक इजाद नहीं हुई। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। तो अब हम आदिवासी लेखन, उनकी भाषाओं का लेखन, नॉर्थ ईस्ट की इतनी भाषाएं हैं, हम उसे मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस कहते हैं, हम उनके रचनाकारों को बुलाते हैं। और 2 वर्षों से हमने एक और काम किया, हमने वो रचनाकार भी बुलाए जो ट्रांसजेंडर है। साहित्य अकादमी ने पहली बार समाज के सामने रूपरेखा रखी कि लिखने वाला कोई भी है, हमारे लिए वो उतना ही सम्मानित है जितने दूसरे। एकदम और वो अमर जी देखने वाले हैं, उनके आयोजनों में, ट्रांसजेंडर के कवि सम्मेलनों में, सेमिनार्स में भीड़ सामान्य आयोजनों से बहुत अधिक रही। सबका हम डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, बड़े सेमिनार तो करते ही है 7 दिन तक लगातार हमारी। और उन दिनों में एक आयोजन और होता है, उसको हम संवत्सर लेक्चर कहते हैं। संवत्सर व्याख्यान देने के लिए एक बहुत बड़े रचनाकार को, साहित्यकार को, विद्वान को आमंत्रित किया जाता है। वो अद्भुत होता है। इस बार हमने प्रणव मुखर्जी को बुलाया था। और प्रणव दा उस दिन बीमार हो गए थे, आ नहीं पाए, लेकिन उनका लेक्चर हमने प्रस्तुत करवा दिया था किसी विद्वान के माध्यम। क्या बात है। और इस वर्ष का जो संवत्सर लेक्चर है, वो आदरणीय हमारे तिवारी जी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी देंगे। तो 1 वर्ष पहले ही, उससे पहले ये लेक्चर, आप यकीन मानिए, हिंदुस्तान का हर बड़ा विद्वान, कलाम साहब का भी एक बार लेक्चर हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो 7 दिन जिसमें हम अपनी उपलब्धियां, एक और बात बताऊं कि अकेला साहित्य अकादमी का ऐसा प्रतिष्ठान है जो 24 भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करता है। हिंदुस्तान में कोई प्रकाशन गृह नहीं है जो 24 भाषाओं में किताबें छापता है। और 365 दिन में हमने पिछले वर्ष 418 पुस्तकें छापी थी।
वाह, क्या बात है। हर 18 घंटे में हम जी, एक किताब प्रकाशित, बहुत और इसके बहुत। अलावा बड़े लेखकों पे हम हम्म फिल्में बनवाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनवाते हैं। हम्म और हमें मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि वो जो बड़े लोग जो फिल्म निर्माता हैं, हम्म, जिसमें गोविंद निहलानी तक हमारे साथ रहे हैं, जी और उस कड़ी में अमरनाथ अमर जी का भी हमें जी सहयोग प्राप्त हो रहा है। जी जी। तो वो जो साहित्य से जुड़े हुए और मीडिया से जुड़े हुए, हम्म, हमारा असली मकसद ये है कि जी, अभिव्यक्ति का चाहे कोई माध्यम हो, बिल्कुल भाई जो बिल्कुल। कलम से लिख रहा है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो कैमरे की आंख से लिख रहा है वो एकदम, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। कैमरे की आंख से सेलुलाइट पे जो रेखांकन होता है वो भी तो साहित्य का एक रूप है। एकदम ई एकदम। प्रकाशन भी अब हमारे परव्यू में आ गया है, और हम ई प्रकाश आने वाले वर्षों में आप देखोगे ई पब्लिकेशन के लिए बहुत सारा स्पेस बनता जा रहा है। बहुत तो बढ़िया। कहने का तात्पर्य ये, हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि इस देश के जितने लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, हम्म अभिव्यक्ति के अलग अलग माध्यमों से जुड़े हुए हैं, हम्म, चाहे वो दूरदर्शन से हैं, फिल्मों से हैं, जी नाटक से हैं, जी रंगमंच से हैं, जी उन सब लोगों का हमें सहयोग मिलता है। जी। और साहित्य अकादमी एक तरह से एक बड़ा परिवार है। मैं, जैसे भाई ने बताया, अमर जी ने, हमारी ये संस्था बिल्कुल स्वायत्त संस्था है। और हम्म मैं अक्सर कहता हूँ, जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है ना, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, यस। साहित्य अकादमी इज फॉर द ऑथर्स, बाय द ऑथर्स एंड ऑफ द ऑथर्स। ओके। ये लेखकों की संस्था है, बहुत लेखकों सुंदर। के लिए है, लेखकों का ही घर है। तो वही चलाने वाले हैं, संचालित करने वाले हैं। हम्म, तो उसकी शक्ति भी यही है कि जी जितने आप जैसे प्रबुद्ध किसी भी विधा में हैं, जी। वो अभिव्यक्ति का कोई माध्यम चुन रहे हैं, हम्म, उनको साहित्य अकादमी का सहयोग मिलता है। क्या और बात है। ये काम, हिंदुस्तान की जो असली संस्कृति है वो तो इसी के दम पे खड़ी है, जी खड़ी रहेगी। जी। इंदु जी, बहुत ही आज की सुंदर बात जी। आज की बातचीत में एक महत्वपूर्ण चीज छूट रही है, हाँ, वो है माधव जी की कविताएं। नहीं अभी अब उसी पर आने वाली हूँ ना। अब उसी की बारी थी कि मैं माधव जी की रचनाओं के बारे में जानना चाहूंगी और फिर हाँ, उनसे उनकी कविता सुनना चाहूंगी। बिल्कुल तो अब बिल्कुल। मैं बस, आपने जब बातें की तो मैंने कहा ये एक चीज है जो मुझे अभी जाननी बाकी है आपके बारे में। लेकिन आप हाँ, साहित्य अकादमी के बारे में जो बातें बता रहे थे और बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में आ रहे थे, तो मैं जरूर उनको फिर नहीं कभी हम नहीं नहीं, पूछेंगे। पहले प्रश्न पूछ लो। नहीं, अब हम आराम से बाद में पूछ लेंगे क्योंकि थोड़ा समय भी देखना होता है। तो इसलिए अब मैं आपकी रचनाओं के बारे में और उससे ज्यादा आपके मुँह से आपकी कविताएँ सुनना चाहूँगी। जैसे मैंने बताया कि वैसे तो साहित्य की सारी विधाओं में लिखा, जी। एक और, जैसे मैंने बताया ना, हमारे समाज में हुँ, भाषाई दुर्भावना रही है, जी। तो हमारे समाज में थोड़ा सा हिंदी समाज में बहुत वर्षों तक जी, जी। ये भी एक ऊहापोह की स्थिति रही कि वो छंद में लिखता है या मुक्त छंद में लिखता है, और एक दूसरे के विरोध तक भी लोगों में रहे हैं। लेकिन हाँ, तो मेरे मन में कभी नहीं रहा। जी, मैंने दोनों तरह की रचनाएं, गजलें, गीत है, जी। नवगीत है, छंद की विधाएं हैं। लेकिन मैंने मुक्त छंद के कविता संग्रह भी लिखे हैं। हुँ, मेरे दोनों खंड काव्य, सुनो राधिका और लौटाओ पार्थ, सुनो राधिका के तो लगभग हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। क्या बात है! बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर। वो तो कई विश्वविद्यालयों में एमए में ही पढ़ाया जा रहा है। जी, जी, तो जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ये माने कि ये दोयम विधा है, ये बड़ी है, ये सब बिना बात की बातें हैं। सही है, कविता कविता होती है, चाहे वो किसी भी शक्ल में है, किसी भी शक्ल में। बिल्कुल छंद में बिल्कुल। है, मुक्त छंद में है, खंड काव्य में है, हाइकू में है, गजल में है। तो ये सारी चीजें, अब मैं जैसे कह रहा था ना, अब समय आ गया है, हमारा समाज भी बहुत परिपक्व हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। साहित्य की साहित्यिक दृष्टिकोण से भी समाज में परिपक्वता आई है। एकदम, अब एकदम। वो धड़ेबंदी जितनी मर्जी थी वो खत्म भी हो गई है। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग हैं, लेकिन उन्होंने सबने मान लिया कि जी। सबका मतलब तो एक ही है, लोक कल्याण, समाज की भावनाओं को सामने बिल्कुल, रखना। बिल्कुल।
तो उनमें भी अब वो ऐसी एनिमिटी वाली बात नहीं है, शत्रुता वाली बात नहीं है। और धीरे धीरे भाषा में भी, अब देखिए जब हम पढ़ते थे, मैं और अमर जी पढ़ते थे, तो कविता के बाद शब्दार्थ के लिए अलग से 4 पन्ने होते थे। निराला की काव्य भाषा को समझने के लिए डिक्शनरी देखनी होती थी, प्रसाद की। लेकिन आज कोई भी कवि लिखता है वो सामान्य जन की भाषा में लिखता है। वही भाषा गद्य की है, वही भाषा कविता की भी है। पहले काव्य भाषा बड़ी कलिष्ट होती थी, अब भाषा के स्तर पे भी हम सामान्य जन से जुड़े हैं। बिल्कुल। तो अब साहित्यिक भाषा और आम जन की भाषा में कोई अंतर नहीं रहा, बिल्कुल। वो एक रहा है, वो बहुत अच्छा रहा है। तो आपने कहा मैं आपकी कविता सुन ले। मैं गजल के शेर मुझे याद आ रहे हैं। जरूर जरूर, स्वागत है। थोड़ा सा वो पसंद भी है मुझे। बिल्कुल, आपकी पसंद का ही सुनेंगे। अचानक वो याद आए, हाँ याद आ गया जी। कि दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे। दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। और ये शेर देखिए कि हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है। हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है, आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत दे। बहुत सुंदर। हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है, आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत दे। और ये शेर देखिए कि आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी। आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी, कागज पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत दे। क्या बात है, क्या बात है। आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी, कागज पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत दे। और ये शेर देखिए कि बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से। बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से, बचपन की बगिया को कोई गुड़िया सही सलामत दे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से, बचपन की बगिया को कोई गुड़िया सही सलामत दे। और भीड़ भरी महफिल में सबकी अलग अलग पहचान तो हो। भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, इसीलिए हर एक इंसान को चेहरा सही सलामत दे। वाह, क्या बात है। भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, इसीलिए हर एक इंसान को चेहरा सही सलामत दे। और ये आखिरी शेर अमर भाई जैसे विद्वानों के नाम स्वागत दावा है, मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा। दावा है मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा, खुली हथेली पर आंसू का कतरा सही सलामत। क्या बात है, क्या बात है। दावा है, बहुत खूब, दावा है मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा, खुली हथेली पर आंसू का कतरा सही सलामत दे। और दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे, आंखें मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। बहुत बहुत सुंदर गजल, बहुत ही प्यारी, बहुत ही गहरी और बहुत सुंदर भावों को दर्शाती हुई गजल है। और मैं देख रही हूँ कि हमारा समय भी काफी हो चुका है और बातें जो हैं वो तो कभी खत्म ही नहीं होती है। तो एक बार फिर लगता है आपसे फिर से बातें करनी पड़ेगी, फिर से मुलाकात करेंगे, है ना अमर जी? एक बार पूरी काव्य गोष्ठी के रूप में, पूरी काव्य गोष्ठी ही करेंगे। सच में एक काव्य गोष्ठी आप सबों के साथ हो जाए, बड़ा आनंद आएगा। तो जरूर हम उसको, बल्कि मैं कहती हूँ कि हम
बहुत जल्दी एक काव्य गोष्ठी का आयोजन ऐसा करें जिसमें कि आप सबों की कविता, मतलब आपकी गजल सुनकर ऐसा मन हो रहा है कि और एक दो बोलूं कि आप सुना दो। नहीं, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। जरूर जरूर। तो बहुत अच्छा लगा और आपसे बातचीत करके, जो आपके पिताजी का जो संदेश था आपके लिए, जो तीनों बातें, और आज आपने पहली बार बताई, है हमारा सौभाग्य रहा और हर सुनने वाले को वो बात जरूर याद रहेगी। और किस तरह से आप जी ये पारिवारिक परिचर्चा थी, इसलिए वो बात याद आ गई। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मैं और आप दोनों का बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी। आभारी तो हम हैं कि आपने हमें इतना समय दिया, इतनी बातें अपने बारे में और साथ में साहित्य अकादमी के बारे में बताई। और आभारी मैं अमर जी की हूँ, जिन्होंने मुझे आप जैसा बड़ा भाई दे दिया, जिसके साथ मेरी इतनी सुंदर पारिवारिक चर्चा हुई और इतनी सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। बहुत कुछ सीखने को मिला और इतनी सुंदर सी आपकी गजल थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार अमर जी, माधव भाई का भी और अमर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।